हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं ना और 2026 में बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुक आपका जो संपूर्ण किताब है ना, पूरे बुक में आपके बस 50 ये बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लो, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लो। इससे बाहर गारंटी लेते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पूरे बुक में से मैंने पूरा बायोलॉजी का बुक में से 50 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इससे बाहर रिकॉर्ड है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। आप 10 साल 15 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, यहीं से क्वेश्चंस आ रहा है। मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हर जगह से यही क्वेश्चंस आते हैं। बस ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कर लेना है, आप बायोलॉजी का किंग हो जाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चंस है ना, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 2026 में ये 110% यही आएगा। बस तैयार आपको करना है, हम आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना। 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना 100% आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। गारंटी लेते हैं, पेपर देकर आना और एक एक क्वेश्चन मिला लेना। इससे बाहर अगर आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा, ये 100% आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। बस इतना ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव का आप किंग हो जाओगे, किंग हो जाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लो। तो चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तब मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी जो है, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना, आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 110% इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 2026 में तो 100% आएगा। तो पहला प्रश्न बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये समझो कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके। बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। देखो जब बोर्ड एग्जाम एक दिन बचता है ना, तो पूरे साल जितना पढ़े रहो ना उतना एक दिन में पढ़ लेते हो, वो प्रेशर होता है। और अगर अपने माइंड में ये रखो कि हमारा कल पेपर है, आज पढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, बताओ। पहले चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ा होगा एक बीजांड की संरचना। अब ये बताओ कि बीजांड का वह भाग जहां बीजांड वृंत क्या है, बीजांड वृंत जुड़ा होता है, बताओ। बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, निभाग या फिर चलाजा कहते हैं, या फिर नाभिका या हाइलम कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं, या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। खा वाला ऑप्शन सही है, नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। जो बीजांड के मतलब बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, जो बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है उसे हाइलम या फिर नाभिका कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय निषेचन की क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, देखो शैवालों में या फिर हमारा ब्रायोफाइट में या फिर हमारा अनावृत बीजी पौधों में या आवृत बीजी पौधों में। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं अनावृत और आवृत बीजी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना कि जो द्वितीय निषेचन होता है, जो ये हमारा द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया है ना माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो होता है आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में, अनावृत में नहीं होता, आवृत बीजी पौधों में, याद रखना। देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में जो बायोलॉजी का टॉपर बनना है, ठीक है। देखो हम आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना कि आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लों, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या कह रहा है, तीसरे में निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा आभासी फल, और आभासी फल में हमारे जो होते हैं, जैसे सेब हमारा क्या है, आभासी फल है, ठीक है।
और स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, लेकिन जो हमारा आम है ना, ये हमारा कोई आभासी फल नहीं है। आम आम हमारा कोई आभासी फल नहीं है, ठीक है, याद रखना। देखो हम एक बार जो पीला कलर का जो है मतलब वस्त्र धारण किए हुए थे, मतलब कपड़ा पहने हुए थे, तो एक इंसान कहता है तुम तो आज दशहरी आम लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि आम क्या होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो हमारा आभासी फल क्या है, आम नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे रसगुल्लो, 100% आएगा 2026 में, ठीक है। देखो ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आभासी फल है, और एक ऑप्शन दे दे सेब या स्ट्रॉबेरी, तो याद भी रखना कि हमारा ये सब आभासी है। स्ट्रॉबेरी आ जाए आभासी फल है, सेब आभासी फल है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 ऐसे फलों का नाम बताओ जो आभासी हैं, तो आप याद रखना सेब और स्ट्रॉबेरी लिख देना, ठीक है। ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? राम उदार हैं, या फिर VN प्रसाद हैं, या PN मेहरा हैं, या फिर प्रोफेसर महेश्वरी? कौन है? प्रोफेसर महेश्वरी, ठीक है, प्रो महेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट सभी स्टूडेंट करते रहो, ठीक है, नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो सैल्विया में परागण होता है, परागण आप लोगों ने पढ़ा है, स्वपरागण, परपरागण। तो जो हमारा एक सैल्विया होता है, सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है बताओ? सैल्विया जल द्वारा, या फिर हमारा वायु द्वारा, या कीटों द्वारा, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो सैल्विया है, क्या है, सैल्विया है, इसमें जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। गा वाला ऑप्शन सही है, कीटों द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा होता है सैल्विया में परागण। समझ में आ रहा है ना? देखो जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये बायोलॉजी का मतलब इतना इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय है ना कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। पूरे किताब में से मैंने आप लोगों को लिए ये क्वेश्चन लिया है, और पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा और कहोगे पेपर से आओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, पेपर में धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो पढ़ लो ये ऑब्जेक्टिव। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहां किस कोशिका में होता है? सर्टोली कोशिका द्वारा, या अधिवृत अधिविसरण द्वारा, या जनन कोशिका द्वारा, या फिर हमारा लीडिंग कोशिका द्वारा? तो याद रखना जो सर्टोली हार्मोन्स है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, वो हमारा कहां होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव जो होता है वो लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। सर्टोली के द्वारा नहीं होता है, जनन के द्वारा नहीं होता है, अधिविसरण के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 7, देखो निम्नलिखित में से पुरुष में से संबंधित है, इसमें जो है वो पुरुष से कौन सा संबंधित है? पुरुष से कौन सा संबंधित है? वैक्सोटोमी, या फिर हमारा गोलियां, या फिर हमारा ट्यूबेवैक्सोटोमी, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है वो कौन सा है? पुरुष से संबंधित कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो पुरुष से जो संबंधित है वो वैक्सोटोमी है, ठीक है। ये सब गोलियां और ये सब जो है पुरुष से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो वैक्सेटोमी है वो पुरुष यानी कि नर से संबंधित है। अगला है वंशागत की आनुवांशिक इकाई है। इन चारों में से वंशागत की आनुवांशिक इकाई, वंशागत चैप्टर पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। गुणसूत्र है, या फिर हमारा जीन प्रारूप है, या गाल्जी काय है, या जीन है। तो वंशागत की जो आनुवांशिक इकाई होता है वो क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन। याद रखना वंशागति की जो आनुवांशिक इकाई होता है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन। याद रखना, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो गुलाबी पुष्प वाले गुलबास में स्वनिषेचन से प्राप्त जो प्रारूपी अनुपात होगा, जब हम लोग गुलाबी पुष्प का मतलब स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं? स्वपरागण, ठीक है। तो उससे हमें कौन सा अनुपात प्राप्त होता है? कौन सा अनुपात प्राप्त होगा? 1:2:1, या फिर 3:1, या 1:1:1, या 2:1। तो क्या प्राप्त होगा? 1:2:1, यानी कि 1:2:1, ठीक है। का वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 9 का, का वाला ऑप्शन।
जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल लाजवाब है, जबरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 10वां है मंगोली जड़ता किसके द्वारा होता है? मंगोली जड़ता एक रोग है जो कि बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा होता है? देखो, पहला लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रा द्वारा, या फिर हमारा 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकल सूत्रा, या फिर हमारा लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रा, या फिर हमारा 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रा द्वारा। घा वाला ऑप्शन सही है, घा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 10 ऑब्जेक्टिव, सारा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तैयार कर लो। जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे इसके बाहर बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। 100% जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से आएगा, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो ये सारा तैयार कर लो, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो, जितना बता रहे हैं ये आपको बायोलॉजी में 100% पढ़ लेना है। देखो, अब की बार हमें हर सब्जेक्ट में 95% लाना है, और 95% लाने के लिए जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, याद कर लेना है, फिर आप देखो पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो 11 नंबर है, सहलग्न जीन पाया जाता है, एक्स सहलग्न जीन। देखो, एक्स सहलग्न जीन कहां पाया जाता है बताओ? एक्स सहलग्न जीन। अब ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला, वाई गुणसूत्र के विषम जात भाग में। देखो, अगर एक्स है तो वाई में नहीं पाया जाएगा। एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में, हाँ ये सही है, ठीक है। एक्स वाई भी नहीं होगा और संयुक्त गुणसूत्र भी नहीं होगा। तो आपको क्या कहना है कि एक्स सहलग्न जो पाया जाएगा वो एक्स गुणसूत्र के विषम जाति भाग में पाया जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि एक्स जो है वो एक्स में ही पाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो बहुत ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। देखो 12 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। जब श्वेत रुधिर कणिकाएं, देखो एक होता है लाल रुधिर कणिका, एक श्वेत रुधिर कणिका, एक हमारा प्लेटिनम होता है। तो इसमें हमारा श्वेत रुधिर कणिका कणिकाओं के अति उत्पादन यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो बताओ, यहां आ जाओ, थाइरोसिनिमिया या फिर ल्यूकीमिया या फिर हमारा हीमोफीलिया या सभी। तो अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं का उत्पादन ज्यादा हो जाए, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो हो जाता है भैया क्या? ल्यूकीमिया। खा वाला ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जनजात उपापचयी सृष्टि है, इन चारों में से जनजात उपापचयी सृष्टि कौन सा है? फिनाइल कीटोनिया, कीटोनूरिया, या फिर हमारा वर्णांधता, या हीमोफीलिया, या फिर हमारा आरक्तता। तो का वाला ऑप्शन सही है, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। ये हमारा का वाला ऑप्शन सही है। सारा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। इन सारे को मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बहुत सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं, क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक एंड अवतार गाइड बुक, तब मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया है। और यही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, ठीक है। टॉपर आप लोग रहोगे, टेंशन मत लो, हम हैं, ठीक है। अगला है फास्फोडाई एस्टर बंध उपस्थित है। फास्फोडाई एस्टर बंध इन चारों में से कहां उपस्थित है बताओ? एडीपी में, या एटीपी में, या फिर सीएसपी में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ऑप्शन नंबर घ है वो सही है, ठीक है। इनमें से किसी में भी नहीं उपस्थित है क्या? फास्फोडाई एस्टर। ना तो हमारा एडीपी में है, ना एटीपी में है, ना ही CAAMP में है, ठीक है। इनमें से किसी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है भैया। लिखा हुआ है हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं। हर गोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए की संरचना की खोज के लिए, या डीएनए संरचना की खोज के लिए, या डीएनए लाइकेज एंजाइम की खोज के लिए। तो भैया जो हर गोविंद खुराना जी हैं, कौन? हर गोविंद खुराना जी, वो माने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर का हमारा सही है भैया, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं कौन? हर गोविंद खुराना जी। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना, ठीक है, नोट करते रहना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको बता दूं आल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है, आल सब्जेक्ट
ठीक है, सारे सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे मैसेज करो 9918863196 पर, 9918863196 पर अभी मैसेज या कॉल कर लेना वीडियो के बाद और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप टॉपर हो जाओगे, क्योंकि यहां मैं आप लोगों को बहुत सारे वायरल पेपर, मॉडल पेपर और भी इंपॉर्टेंट चीजें देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि डीएनए के रासायनिक चाकू है, इन चारों में से हम डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? जो हमारा डीएनए है, डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस या फिर पॉलीमरेज या फिर हमारा लाइगेज या फिर हमारा ट्रांसक्रिप्टेज? तो बताओ किसे कहते हैं भैया? एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं डीएनए का रासायनिक चाकू। किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो प्रारंभन हेतु जो हमारा प्रारंभक कूट, प्राकूट क्या है? मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमारा प्रारंभक प्राकूट क्या है? प्राकूट। ठीक है, कूट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको कूट सारा समझ में आ जाएगा। AUG है या UAG है या UGA है या फिर हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, AUG है। क्या है? AUG का वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहां क्या कह रहा है भाई? देखो, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया का मीथेन का अनुपात था। मिलर ने एक प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग। अब उसमें जो हमारा हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन और अमोनिया और मेथेन का जो अनुपात है वो क्या था? यानी कि 3 चीजों का अनुपात था। ठीक है, तो वो हमारा 2:1:2 था या 1:2:2 या 2:2 नहीं, आपको याद रखना है क्या? 212 1:2:1 था, यानी कि आपको याद रखना है 212। ठीक है, अनुपात तो आप वैसे भी याद रखोगे क्योंकि अनुपात यहां पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम? पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? डार्विन था या मथस था या बीजमान था या हीकल? तो याद रखना, जो हीकल थे उन्होंने पुनरावृत्त जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। घा वाला ऑप्शन सही है, हीकल। ठीक है, हीकल। 19 क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग 20 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां क्या पूछ रहा है? मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। जो मछलियों के पंख है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बायोलॉजी का हम आपको टॉपर बना देंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो। इसके बाद जितने भी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय जितने डायग्राम है सब कुछ लाएंगे भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम के पेपर में छेद कर देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, देखो यहां है भैया, समरूपता को दर्शाता है या समजातता को या पूर्वजता को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो जो मछलियों के जो पंख हैं तथा व्हेल के चप्पू, वो समरूपता को दर्शाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, समरूपता को दर्शाते हैं। अगला, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भैया प्राकृतिक चयन या फिर वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन जी ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसका? प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। 21 प्रश्न समझ में आ गया ना? 21 प्रश्न में अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारा समझ में आ गया 21 के 21। अब आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम लोग 22 नंबर पे चलते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत आसान भी है। अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया? इन चारों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? पैंजोनिसिस या फिर हमारा प्राकृतिक चयन तो प्रतिपादित किए थे, हमें नहीं वाला बताना है। अभी मैंने नेक्स्ट बताया इससे पहले, जनन द्रव्य की निरंतरता, लैंगिक जनन भी मतलब चयन भी प्रतिपादित किया था। बस ये जो है जनन द्रव्य की निरंतरता को भैया डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था।
क्या? जनन द्रव्य की निरंतरता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है? इन चारों में से कौन है जो अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है? भाई देखो, डार्विन फिंच जो है ये है, हमें नहीं बताना है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल भी हैं और ये भी है ऑस्ट्रेलियाई, लेकिन जलीय स्तनी जो है ये नहीं है। जलीय स्तनी जो है वो अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। याद रखना, अनुकूली विकर्ण का उदाहरण कौन सा नहीं है? जलीय स्तनी। जलीय स्तनी जो है वो अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 24 नंबर, निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? इन चारों में से आपको बताना है। जो निंद्रा रोग, जो नींद आता है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई करते समय नींद आता है, कहीं आपको निंद्रा रोग तो नहीं हो गया है? बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनको, बहुत सारे स्टूडेंट को लवेरिया रोग हो जाता है, लवेरिया रोग, जो कि निंद्रा रोग से भी खतरनाक होता है। तो बच के रहना, रोग बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, देखो लाइफ में जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ ना, तब तक आपकी जो एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए। पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार रहो। ये जो 18 से 25 साल की उम्र है ना, इसमें खुद को रगड़ दो, मेहनत करो, इतने सक्सेस हो जाओ कि मम्मी पापा को कुछ खरीदने से पहले प्राइस ना देखना पड़े, तब तो आप उनके अच्छे बेटे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। निंद्रा रोग जो होता है यूग्लिना नहीं, इसके द्वारा नहीं होता भैया, प्लाज्मोडियम के द्वारा भी नहीं होता, ट्रेपनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रेपनोसोमा अमीबा के द्वारा भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रेपनोसोमा के द्वारा होता है, गा वाला ऑप्शन से, ट्रेपनोसोमा। ठीक है, अगला टीबी, जो टीबी होता है, टीबी के टीका का नाम। पहले बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे, तब कहते हैं तुम्हारे टीवी है, तो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ टीवी है, तो कहते हैं अरे दूर हो जाओ इनके टीवी है। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या लगता था, वो देखने वाला टीवी। ठीक है, मजाक करते थे सभी लोग, हम लोग भी करते थे। तो टीवी जो होता है उसमें जो टीका लगता है, टीवी जब होता है तो उसका टीका लगता है, तो उसमें कौन सा टीका, PAS लगता है, या हमारा OPV नहीं, ये भी नहीं, DPT नहीं, BCG टीका लगता है। BCG याद रखना, BCG जो टीका लगता है वो टीबी में लगता है। जब किसी को टीबी हो जाए तो BCG टीके को लगाया जाता है। ठीक है, ताकि सही हो जाए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला, बीडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में किया जाता है? बीडाल परीक्षण, ये जांच हमें भी हुआ था, 2 बार हो चुका है। ठीक है, ये जांच हमें 2 बार हो चुका है, बीडाल परीक्षण। क्यों? क्योंकि भाई जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक बुखार होता है, सभी बच्चों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो ये मुझे 2 बार हो चुका है, और टाइफाइड बहुत खतरनाक भी होता है। तो ये सब मलेरिया में नहीं होता है, इस सब में नहीं होता भाई, टाइफाइड में होता है। किस में होता है? टाइफाइड में होता है बीडाल परीक्षण। बीडाल परीक्षण किस में होता है? टाइफाइड में। ठीक है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू जो होता है, अभी तक तो डेंगू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन डेंगू में जो है वो, उसमें क्या वाहक है, क्या मतलब फैलाता है, क्या चीज है जो फैलाता है, बताओ? क्यूलेक्स या एडीज? एडीज फैलाता है, याद रखना। जो एडीज होता है, एडीज, ये डेंगू रोग को फैलाता है। डेंगू बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये हमारा हो गया 27 ऑब्जेक्टिव। 28 नंबर आ जाओ यहां। टाइफाइड, जो टाइफाइड है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। टाइफाइड का जो रोगजनक है उसका क्या नाम है? टाइफाइड जो रोग है उस रोगजनक का क्या नाम है? एस्केरिक्स, या फिर हमारा साल्मोनेला, या फिर हमारा प्लाज्मोडियम, या फिर अमीबा? क्या होता है टाइफाइड? ठीक है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम। 28 नंबर क्वेश्चन, तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम है वो है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो होता है वो टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिभक्षी अणु में कितने जो पेप्टाइड बंध होते हैं? प्रत्येक जो प्रतिभक्षी अणु होते हैं, उसमें कितने पेप्टाइड बंध होता है? पेप्टाइड, अब कहोगे सर ये तो केमिस्ट्री में है, भैया इसमें भी थोड़ा सा है, बायोलॉजी में भी। 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 1 होता है? तो 4 होता है। कितने होता है? 4। ठीक है, 29 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजमान ने, या स्मिथ ने, या फ्लेमिंग ने, या
आर्बर ने। तो भैया फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम पढ़े हो ना, उन्होंने किया था, मतलब वो नहीं है, बट ये फ्लेमिंग ने ही भैया पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज जो किया था वो भैया फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना, ठीक है। अगला, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से, अगर शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करना हो तो वो कवक कौन सा, ईस्ट है या पेनिसिलिनियम है या फिर राइजोपस है या फिर म्यूकर है? तो बताओ, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। 31 नंबर का वाला ऑप्शन सही, ईस्ट है, जो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करता है। वो कवक कौन सा है, ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट। समझ में आ गया ना? 31 ऑब्जेक्टिव, 31 में 31 आपको समझ में आ गया, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ये सब नोट कर लो जल्दी से। 31 नंबर, 32 नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहा है जो अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। भैया जो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता, जो हमारा अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा, बीटा कपास है या फिर हमारा बीटी मक्का है या गोल्डन राइस है या फिर इनमें से सभी। तो भैया जो अनुवांशिकता है उसका रूपांतरित पौधा जो है वो बीटी कपास है। क्या है, बीटी कपास, ठीक है, बीटी कपास है, याद रखना, बीटी कपास। अगला, डीएनए खंडों का पहचान करते हैं। डीएनए खंडों का पहचान नर्दन ब्लोटिंग द्वारा या सदर्न ब्लोटिंग द्वारा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो नदर्न है एक सदर्न है, ठीक है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि डीएनए खंडों का पहचान हम लोग सदर्न ब्लोटिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, सदर्न ब्लोटिंग के द्वारा। खा वाला ऑप्शन सही है, सदर्न ब्लोटिंग के द्वारा। 33 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नोट कर लो। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग है के उपयुक्त संवाहक हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन सा है, SV40 या फिर हमारा PBR 327 या PUC या PBR 322। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, PBR 327 होगा या PBR 322 होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमारा सही है PBR 322, PBR 322, ठीक है, सही है, PBR 322 हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। अगला 35 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, पढ़े होंगे, जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें करते हैं, कृषि में, कृषि में तो करते ही हैं, ठीक है, चिकित्सा में भी करते हैं, पारजीवी जीवों में भी उपयुक्त, सभी में करते हैं भैया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग भैया कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं, पारजीवी जीवों में भी करते हैं, सभी में करते हैं, ठीक है, याद रखना। ये हमारा 35 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 36 नंबर आ जाओ। 36 नंबर ऑब्जेक्टिव, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, किया गया है। मतलब कह रहा है किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है। हमारा मानव वृद्धि हार्मोन्स या फिर इंसुलिन या इंटरफेरॉन या फिर हमारा ये सभी। तो ये सभी, इन सभी का प्रयोग किया गया है कहां, हमारा संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर हम लोग मानव वृद्धि हार्मोन्स का भी प्रयोग किए हैं, इंसुलिन का भी किए हैं, इंटरफेरॉन का भी किए हैं, मतलब ये सभी का किए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में नाइस लिख देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं ना कि आप लोग शायद उतना नहीं करते होंगे, ठीक है, हम आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई में इतना मेहनत कर दो ना कि आपके मम्मी पापा का सीना चौड़ा हो जाए, आपको देखें तो लगे हाँ मेरा वो बेटा है जो अभी तक कभी नहीं ऐसा कुल में पैदा हुआ, ऐसा बन के दिखाओ, ठीक है। पौधों में जो आवृत्ति स्थनासी प्रतिरोधक जीन होता है, क्या होता है, GT होता है या MT होता है या BT होता है, GST। अब भैया नाम इसमें जो सुने हो वो GST, तो GST होता है। GST कट गया क्या, कटेगा, टेंशन मत लो, जब कमाओगे तब कटेगा। तो GST, ठीक है, ये हमारा 37 नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा GST सही है, ठीक है। 38 नंबर आ जाओ। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ रहा है जो ग्रंथिकाओं में सहजीवी संबंध होते हैं।
राइजोवियम में, या फिर हमारा एजोटेबैक्टर में, या फिर हमारा स्यूडोमोनास में, या ये सभी वाला सही है। घा वाला ऑप्शन सही है, जो ग्रंथिकाओं में हमारा सहजीवी संबंध होते हैं इन सभी में होता है। ठीक है, अगला, भारत में प्रस्थकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो भारत में आपको पूछना है, मतलब इंडिया में जो प्रस्थकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को, या आर मिश्रा को, या राम उदार को, या केसी मेहता को? तो बीरबल साहनी को भी नहीं कहा जाता, राम उदार को भी नहीं कहा जाता है, और के मेहता को भी नहीं। किसको? आर मिश्रा को। अब कहोगे सर आर मिश्रा कौन है? आर का मतलब होता है रामदेव मिश्रा, रामदेव इनका पूरा नाम है। ठीक है, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा अलग है। ठीक है, अगला, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, तो वो तो हमारा सही है भैया, इसमें भी वही है, तो इसमें हमारा आर मिश्रा ही है, सेम ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला 41 नंबर, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होते हैं। और एक खाद्य श्रृंखला जो होता है, इसमें जो भैया इंसान होते हैं, मनुष्य कहाँ होते हैं? जो इंसान है मतलब हम लोग, वो कहाँ होते हैं? मनुष्य जो होते हैं उत्पादक नहीं होते, उपभोक्ता या हमारा अपघटनकर्ता नहीं, हमारा जो मनुष्य होता है वो उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता सब चीज का प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का क्या होता है? उपभोक्ता। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहां आ जाओ। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश, अपने यूपी का बताना है कि जो राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, अपने पूरे इंडिया का नहीं बताना, केवल उत्तर प्रदेश का। मोर है, या फिर हमारा सारस है, या कबूतर है, या गौरैया है? तो अगर हम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा जो है वो सारस है। कौन सा है? सारस जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, या राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनग्रस्त जो है संकटग्रस्त नहीं है? मतलब इसमें बताना है कौन सा जो स्तनी है वो संकटग्रस्त नहीं है, जो अभी भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखो हमारा लाल पांडा नहीं पाया जाता, मतलब ये संकटग्रस्त है। कस्तूरी मृग भी संकटग्रस्त है। नील गाय, भैया नील गाय अभी भी देखते होंगे खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, खेतों में बहुत ज्यादा नील गाय आते जाते रहते हैं, तो ये संकटग्रस्त नहीं है, अभी भी ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 43 नंबर हो गया ना। 44 नंबर आ जाओ। 44 नंबर है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है? सिक्किम में नहीं, असम में नहीं, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है भैया। क्या? घाना राष्ट्रीय जो है वो हमारा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है हमारा घाना राष्ट्रीय। ठीक है, घाना राष्ट्रीय राजस्थान में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा उद्यान, बताओ कांजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये जो होता है वो हमारा असम में पाया जाता है। कहां? असम में पाया जाता है भैया कांजीरंगा जो है वो उद्यान। ठीक है, 45 हो गया, नोट कर लो। 46 नंबर पे आते हैं। देखो 46 नंबर, 45 तक नोट करने के बाद 46 आ जाओ। 46 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर जो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तराखंड, या राजस्थान, या गुजरात, या मध्य प्रदेश? तो भैया जो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर जो राष्ट्रीय, वो है भैया गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखना, जो गुजरात है वो हमारा सही है। अगला आ जाओ। प्रास्थगिक तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रास्थगिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिवसीय, या द्विदिशीय, या बहुदिशीय, या ये सभी। तो जो भैया जो प्रास्थगिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। का वाला ऑप्शन सही है, एक दिशीय। ठीक है, एक दिशीय। अगला 48 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है? विभिन्न कीटों के मुख्य उपापंग उदाहरण हैं। जो विभिन्न कीट हैं उनके मुख्य उपंग उदाहरण हैं। क्या है? समरूपता, या फिर हमारा अवशेषी अंगों के, या समजातता। तो ये समजातता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समजातता को। ठीक है, समजातता को दर्शाते हैं। गा वाला ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, समजातता को दर्शाते हैं। अगला आ जाओ भैया 49 नंबर, mRNA का सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम mR यानी कि mRNA, ठीक है, mRNA
की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो उसे हम अनुवादीकरण या अनुलेखन या प्रतीप अनुलेखन या प्रतिलिपिकरण, तो उसे हम अनुवादीकरण कहते हैं भैया, अनुवादीकरण। पहले के लोग कहते थे ना, छोटे बच्चे कुछ करते तो कहते हैं अनुवाद मत करो, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। अब के बच्चे कहते हैं भैया अनुवादीकरण है, ठीक है, अनुवादीकरण, ठीक है। लास्ट यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव भैया। और कहो तो छोड़ दे कमेंट बॉक्स के लिए, कहो तो छोड़ दे कमेंट बॉक्स के लिए, आप लोग बताओ, लेकिन चलो बता देते हैं। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न मानव है ना, मॉडर्न इंसान, उसके लिए निकट संबंधी है। गौरिल्ला है, गिवन है, या औरंग है, या चिंपैंजी है, तो चिंपैंजी है, ठीक है, चिंपैंजी। अब अगर बायोलॉजी का आपने ये 50 प्रश्न तैयार कर लिया जो मैंने बताया है, केवल ये 50 प्रश्न ना, तो मैं कहता हूं आप बायोलॉजी का किंग हो जाओगे, बायोलॉजी का किंग हो जाओगे ऑब्जेक्टिव का। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा इसके बाहर, ठीक है। बायोलॉजी का किंग हो जाओगे, इसके बाहर ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये सारा आपको तैयार कर लेना है। और जितने भी सब्जेक्ट के आपके पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, ये सब आपको चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कॉल या व्हाट्सएप आप इसी नंबर पर करना, 9918 86 31 96। जल्दी से वीडियो देखने के बाद आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा? अगर ऐसे सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए तो इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाऊं, 1000 लाइक तक पहुंचाऊं। मैं आपको ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जितने भी हैं सबका क्लास लाऊंगा, जितने ऑब्जेक्टिव में पूरे बुक में सबका क्लास लाऊंगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एक स्टूडेंट 5 से 10 लोगों के पास शेयर करे, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट के साथ, कोचिंग क्लास के साथ। व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ एंड हर जगह स्टेटस लगाओ, कहो सरवन सर का क्लास आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।